Namaste, Vanakkam, Annyeong. As you know, I am your teacher Khushi and welcome to दीदी की पाठशाला। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो हमने क्लास 12 का चैप्टर 2 सत्ता के समकालीन केंद्र का पार्ट 1 बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने यूरोपियन नेशन के बारे में पढ़ा था कि कैसे यूरोपियन नेशन बनता है, यूरोपियन संघ की स्थापना होती है। ठीक है, मार्शल योजना के बारे में पढ़ा था जो अमेरिका ने आर्थिक सहायता दी थी, जिसके बाद धीरे धीरे कुछ संगठन बने यूरोप में और उसके बाद आप देखते हैं 1992 में फाइनली यूरोपीय संघ की स्थापना हो जाती है। ठीक है, जब यूरोपीय संघ की स्थापना होती है तो 15 देश होते हैं उसके जब स्थापना के समय संस्थापक देश, उसके बाद 12 नए देशों के साथ अभी वर्तमान में 27 देशों का एक संघ है आपका यूरोपीय संघ, जिसको हमने देखा था कि वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, अमेरिका की पावर को कहीं ना कहीं टक्कर दे रहा है। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ रहे हैं कि जो अमेरिका जब आपने देखा कि सोवियत संघ का विघटन हो गया तो अमेरिका विश्व फलक पर एक ही पावर रह गया था, एक ही शक्ति रह गया था, जिसके इर्द गिर्द सारी पावर घूम रही थी। ठीक है, लेकिन अब क्या होता जा रहा था, धीरे धीरे अब क्या हो रहा है, अब जो विश्व है वो बहुध्रुवीय होने की होने की तरफ कदम बढ़ा रहा है। तो यूरोपीय संघ हमने देख लिया था। अब हम नेक्स्ट जो संगठन की बात करेंगे, जो अगला संघ है हमारा, ठीक है, जो एक वैकल्पिक केंद्र हो सकता है भविष्य में, तो वो है आपका आसियान। ठीक है, आसियान या इसकी जो फुल फॉर्म है हिंदी में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, तो ये जो है ये कैसे बनता है, तो 1967 में इसमें 5 सदस्य जो होते हैं, इसके संस्थापक सदस्य कौन कौन, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ये मिलकर ये घोषणा करते हैं, बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके ये क्या करते हैं, ऑफिशियली आसियान की स्थापना करते हैं। ठीक है, आसियान की स्थापना करते हैं तो 5 सदस्य होते हैं, उस समय पे कौन कौन से, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या होता है, इसमें और सदस्य जुड़ते हैं और इसमें 5 और नए सदस्य जुड़ते हैं। तो इसके जो 5 नए सदस्य हैं वो क्या है, ब्रुनेई दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। तो अगर हम बात करें वर्तमान में इसमें कितने सदस्य हैं, तो प्रेजेंट में इसमें अभी 10 सदस्य जो हैं आसियान के सदस्य हैं। ठीक है, तो 5 पुराने जो संस्थापक थे और 5 जो नए जुड़े हैं। ठीक है, तो अब हमने पहले भी जब हमने यूरोपीय संघ की बात करी थी तब भी हमने देखा था कि कोई भी संघीय संगठन क्यों बनाया जाता है, उसका उद्देश्य क्या होता है। तो वही जो उद्देश्य यूरोपीय संघ का यूरोपियन नेशंस के लिए था, वही उद्देश्य इसका यहाँ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के लिए था। ठीक है, तो क्या उद्देश्य थे या किसी भी संगठन के, कि ये जब साथ में जुड़े, क्योंकि इकट्ठा अकेले अकेले जब आर्थिक विकास अच्छे से नहीं हो रहा था, तो इन्होंने सोचा कि हम क्या करते हैं, हम सब मिल जाते हैं और मिलकर हम क्या करेंगे, आर्थिक विकास को तेज करने के लिए काम करेंगे, कदम उठाएंगे, नीतियां बनाएंगे। ठीक है, तो पहला उद्देश्य क्या था कि आर्थिक विकास को तेज करना, इसका पहला उद्देश्य था। दूसरा क्या है कि जो भी सामाजिक और संस्कृति, जो इनके यहाँ का समाज है और जो इनकी संस्कृति है, उसको विकसित करना। ठीक है, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना इसका दूसरा उद्देश्य था। उसके बाद इसका तीसरा उद्देश्य क्या था कि जो भी नियम कानून आसियान के तहत बनेंगे उनका पालन करके यहाँ के जो भी इस संघ के सदस्य हैं उनके बीच में शांति की स्थापना करना। ठीक है, तो 3 उद्देश्य थे। इसके अलावा भी आप और उद्देश्य लिख सकते कि कोई भी संगठन क्यों बनता है भाई। ठीक है, तो आप वही तालमेल बनाने के लिए, शांति बनाने के लिए, ये सब आप लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये आपके उद्देश्य थे आसियान के बनने के। एक बोली जाती है आसियान शैली। ठीक है, आसियान शैली क्या है, तो आसियान शैली बोला जाता है कि अनौपचारिक रूप से टकराव रहित जो सहयोगात्मक मेल मिलाप की नीति है, इसको ही क्या बोला जाता है, इसको ही आसियान शैली के नाम से जाना जाता है। तो ये तो थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, अगर हम इसको इन जनरल समझे तो क्या है कि बिना किसी लड़ाई झगड़े के ये सब एक साथ रहेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे और एक दूसरे को आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये आसियान शैली थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसके कुछ प्रमुख स्तंभ थे। ठीक है, जैसे आपने देखा यूरोपियन नेशन के थे, उसी तरीके से आसियान के भी कुछ प्रमुख स्तंभ है। जैसे कि पहला इसका है आसियान सुरक्षा समुदाय। ठीक है, तो आसियान सुरक्षा समुदाय जो है, इसके नाम से पता चल रहा है, जब ये सुरक्षा समुदाय है तो बेटा किसके लिए काम करता होगा, ये जो भी आसियान के संगठन के जो भी सदस्य देश है उनकी सुरक्षा के लिए काम करता है ये। ठीक है, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी रक्षा के लिए जो भी नीतियां, जो भी कानून बनाने हैं सेना से रिलेटेड, वो सब काम कहाँ पर देखा जाता है, आसियान सुरक्षा समुदाय में देखा जाता है। उसके बाद इसका अगला है आपका आसियान आर्थिक समुदाय। ठीक है, तो आर्थिक समुदाय है क्योंकि बनाया क्यों था इन्होंने, सुरक्षा वगैरह को बढ़ाने के लिए, सामाजिक सांस्कृतिक विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए। तो ये जो आर्थिक समुदाय है इसका काम बेसिकली है कि कैसे ये सारे देश मिलकर
आर्थिक विकास को और बढ़ा सकते हैं, विश्व फलक पर किस तरीके से और उभरा जाए, मुक्त बाजार को अपनाया जाए, व्यापार की जो भी नीतियां कानून बनाने हैं वो सब कौन बनाता है, आसियान आर्थिक समुदाय बनाता है। ठीक है, उसके बाद अगला था आपका आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। ठीक है, जो सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय है वो यहाँ के समाज को कैसे बढ़ाना है, इनकी संस्कृति की देखरेख कैसे करनी है, ठीक है, विश्व पर अपनी संस्कृति को कैसे मतलब उजागर करना है, ये सब काम देखना किसका उद्देश्य था, किसका कार्य था, सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय का। ठीक है, तो ये 3 प्रमुख स्तंभ है, कौन कौन सा, आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। ठीक है, इसके बाद अगला क्या है, एक यहाँ पर क्या था, जैसे कि हर एक जगह पर जैसे आप देखते हैं ना स्कूल में आपको अपना रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए एक मंच दिया जाता है, उसी तरीके से आसियान ने अपने सदस्यों को एक मंच प्रदान किया था, और वो मंच क्या था, आसियान क्षेत्रीय मंच, जो आपका 1994 में इसकी बात रखी गई और 1994 में इसकी स्थापना हुई कि आसियान क्षेत्रीय मंच की, जहां पर ये लोग क्या बात किया करते थे, जो भी नीति कानून बनाए जा रहे हैं सुरक्षा से रिलेटेड, विदेश नीति से रिलेटेड जो भी नीति कानून बनाए जाएंगे उसमें तालमेल कैसे बिठाई जाए, ठीक है, उस पर बात करना, उस पर बहस चर्चा करने के लिए ये क्या है, आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई। ठीक है, तो एक तरीके से ये जो व्यवस्था है पूरी तरीके से ऐसे बनाई गई कि तालमेल भी बना रहे, शांति बनी रहे, टकराव ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो। ठीक है, जैसे आपने देखा ना कि यूरोपीय संघ में टकराव थे यूरोपियन कंट्रीज के बीच में कि मुद्रा को लेकर टकराव है, या फिर आप देखेंगे कि मतलब काफी सारे कुछ ऐसे टकराव देखने को मिले थे, लेकिन इन्होंने पूरी तरीके से ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश करी कि आसियान में टकराव ना हो, शांति बनी रहे। ठीक है, अब बात करें कि इसकी उपयोगिता क्या है या प्रासंगिकता क्या है, विश्व में इसका क्या योगदान रहा है, वो हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, निवेश, श्रम, सेवाओं के मामले में इसने क्या दिया है, मुक्त व्यापार को बढ़ावा दिया है। ठीक है, कहीं पे भी निवेश करना है, श्रम से रिलेटेड है, व्यापार से रिलेटेड है, सेवाओं से रिलेटेड है, ये सारे देश मुक्त हैं, ये जहां चाहे व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद भारत की अगर बात करें तो भारत ने इसमें एक नीति बनाई, क्या है, 1991 में हमने एक नीति बनाई थी, पूरब की ओर देखो। ठीक है, 1991 में, और दूसरी बनी थी हमारी 2014 में, एक्ट ईस्ट। ठीक है, इसके द्वारा क्या किया था, भारत ने आसियान के साथ राजनीतिक और आर्थिक संयोगों को मजबूत किया था। ठीक है, सहयोग बनाया और उनको मजबूत किया। कब, एक हमारी कौन सी नीति है, 1991 पूरब की ओर देखो, और दूसरी आपको याद रखनी है 2014 एक्ट ईस्ट। ठीक है, दोनों में पूरब पूरब। अगला है आपका 2009 में, इसने क्या किया, 2009 में मुक्त व्यापार समझौता भारत ने इसके साथ किया और 1 जनवरी 2010 में इसे लागू किया गया। ठीक है, उसके बाद बात करें तो ये तो हो गए कुछ व्यापार से रिलेटेड। इसके अलावा शांति को बनाए रखने के लिए इसने क्या किया है, तो आसियान ने कंबोडिया के विवाद को सुलझाया है। ठीक है, कंबोडिया के विवाद को सुलझाया, उसके साथ ही साथ पूर्वी तिमोर का जो संकट था उसको भी बहुत अच्छे से इसने संभाला है। ठीक है, जिससे ये देखने को मिलता है कि विश्व शांति के लिए भी इसने क्या किया है, कार्य किया है। तो ये था, ये क्या है, ये आपका पूरा आसियान हो गया, जिसमें कितने सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं। 1967 में इसकी स्थापना होती है, 5 इसके संस्थापक सदस्य थे और जो 5 है इसके नए सदस्य जुड़ते हैं। ठीक है, तो ये आसियान है। उसके बाद आपका अगला क्या है, अब आसियान एक विश्व फलक के रूप में उभर रहा है। अब अभी तक हमने जो पढ़े थे वो सब संगठन थे, दोनों संगठन थे, यूरोपियन संघ भी और ये आपका आसियान भी। ठीक है, अगला जो है वो क्या है, कंट्री। अब वो कंट्री कौन सी है, हमारा अपना पड़ोसी देश चाइना यानी कि चीन। ठीक है, तो चीन भी कहीं ना कहीं एक विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। ठीक है, तो कैसे उभर रहा है, या चीन के अगर हम इतिहास की बात करें तो क्या होता है, चीन जो है 1949 में जो माओ साम्यवादी क्रांति के बाद माओ लोगों के नेतृत्व में एक क्रांति हुई थी यहाँ पर, जिसे साम्यवादी क्रांति बोला जाता है। और इस क्रांति के बाद क्या होता है, चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना होती है। और जब ये चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना होती है तो इसमें किस अर्थव्यवस्था को अपनाने की बात की जाती है, जैसे आपको पता है कि विश्व फलक पर 2 अर्थव्यवस्था थी, पूंजीवादी और समाजवादी। ठीक है, और पूंजीवादी का कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, यूएसए यानी कि अमेरिका, और यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, समाजवादी को। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोवियत प्रणाली को अपनाया अर्थव्यवस्था में। तो यानी कि इन्होंने बेसिकली किस प्रणाली को अपनाया, इन्होंने समाजवादी व्यवस्था को अपनाने की बात की। ठीक है, तो अब ये जो माओ जो लोग थे, ठीक है, उनके नेतृत्व में चीन के विकास में के लिए क्या क्या कदम उठाए गए। तो सबसे पहले अगर बात करें तो इन्होंने क्या किया, जो भी पूंजी थी
उसको खेती से निकालकर सारी पूंजी को बड़े बड़े उद्योग स्थापित करने में लगा दिया। ठीक है, तो बड़े बड़े उद्योग स्थापित करने में इन्होंने सारा पैसा, सारी पूंजी लगा दी। ठीक है, उसके बाद इनका जो समाजवादी मॉडल था उसमें इन्होंने क्या किया, समाजवादी मॉडल से विशाल औद्योगिक अर्थव्यवस्था का लक्ष्य इन्होंने अपनाया। मतलब इन्होंने कहा कि जो हमारा समाजवादी मॉडल है उसके तहत हम क्या करेंगे, औद्योगिक अर्थव्यवस्था, मतलब एक बड़ी औद्योगिक अर्थव्यवस्था स्थापित करेंगे। और उसके लिए इन्होंने अपने सारे संसाधनों को झोंक दिया, सारे संसाधन अपने इन्होंने औद्योगिक अर्थव्यवस्था बनाने में लगा दिए। ठीक है, माओ लोगों के नेतृत्व में। ठीक है, अगला क्या है आपका तीसरा, रोजगार, स्वास्थ्य सुविधा और सामाजिक कल्याण योजनाओं में विकसित देशों से ये आगे निकल गया। धीरे धीरे ये क्या करता है, ये रोजगार, स्वास्थ्य सेवाएं देने में, अपने लोगों के जन कल्याण से रिलेटेड नीतियां बनाने में इसने धीरे धीरे क्या किया, जो विकसित देश थे पहले से उनको भी क्या कर दिया, पीछे छोड़ दिया। ठीक है, तो उनको भी पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है चाइना। अब क्या होता है, अब इसने यहाँ पर एक माइनस पॉइंट इसका देखा गया क्या, कि जो कृषि है उसमें ये डेवलप, मतलब उसमें ये पुराने तरीकों का इस्तेमाल कर रहा था, परंपरागत तरीकों का इस्तेमाल कर रहा था, जिसकी वजह से जो इसके उद्योग थे उन उद्योगों की जरूरतों को ये पूरा नहीं कर पाया। ठीक है, उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए इसको कृषि में भी कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाने की जरूरत थी, लेकिन वो इसने इस्तेमाल न करके कृषि के परंपरागत यानी कि पुराने तरीकों का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से इसकी उद्योगों की जरूरतें पूरी नहीं हो पाई। ठीक है, तो क्या देखा हमने, माओ नेतृत्व में इन्होंने खेती से पूंजी निकालकर बड़े बड़े उद्योगों में लगा दी, सारे संसाधन औद्योगिक अर्थव्यवस्था को स्थापित करने में लगा दिए और अच्छी रोजगार, स्वास्थ्य सेवाएं दी, जिसकी वजह से ये आगे निकल गए विकसित देशों से भी। लेकिन यहाँ पर भी एक माइनस पॉइंट क्या था, इसकी जनसंख्या। इसकी जनसंख्या जो थी वो एक बाधा बन रही थी, क्योंकि जितनी फैसिलिटीज देता जा रहा था उतनी जनसंख्या भी साथ साथ बढ़ती जा रही थी। ठीक है, अब अगला क्या है कि अब चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान शुरू होता है, यानी कि उसका उभरना चालू होता है। कुछ सुधार चीनी अर्थव्यवस्था में किए जाते हैं, तो वो सुधार क्या है, जैसे कि 1972 में इसने अमेरिका के साथ क्या बनाया, राजनीतिक संबंध बनाए, राजनीतिक आर्थिक संबंध बनाए, जिससे इसने पूरी तरीके से जो इसका एकांतवास था, ये पहले अकेले ही काम कर रहा था, तो उस एकांतवास का खात्मा हो जाता है, उसको ये खत्म करता है। उसकी शुरुआत कैसे करता है, 1972 में अमेरिका के साथ संबंध बना के। ठीक है, उसके बाद ये तो पहला कदम हो गया सुधार का। दूसरा कदम इसने उठाया 1973 में, क्या करा, जो इसके प्रधानमंत्री उस समय पे हुआ करते थे, चौ एन लाई, उन्होंने क्या किया कि कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान प्रौद्योगिकी, ये 4 प्रस्ताव रखे और बोला कि इन्हीं चीजों पर काम करना है डेवलपमेंट के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो पहला अमेरिका के साथ इन्होंने संबंध बनाए। ठीक है, और 1973 में प्रधानमंत्री ने 4 प्रस्तावों पर काम करने की बात करी। अगला कदम क्या था, वो उठाया गया 1978 में, किसके द्वारा, देंग शाओपिंग ने क्या करा, खुले द्वार की नीति अपनाई। ठीक है, खुले द्वार की नीति से एक तरीके से चीनी जो बाजार है वो सबके लिए खुल गए थे। अब कोई भी आ सकता था, यहाँ पर इनके साथ व्यापार कर सकता था खुले द्वार की नीति के तहत। ठीक है, तो उसकी घोषणा करी 1978 में। उसके बाद एक तरीके से इसका डेवलपमेंट और अच्छे से शुरू हो जाता है। अगला है आपका, इनने क्या किया 1982 में, अगला कदम इसने उठाया क्या, कि खेती का निजीकरण कर दिया। ठीक है, खेती को मतलब कि जो निजी हाथों में बेचना शुरू किया। ठीक है, उसके बाद अगला कदम 1998 में इसने क्या किया, उद्योगों का भी निजीकरण कर दिया। ठीक है, यानी कि जो भी उद्योग हैं अब वो किसी समुदाय के या राष्ट्र के या राज्य के ना होकर क्या हो गए, किसी निजी हाथों में चले गए। तो उद्योगों का निजीकरण किया, साथ ही साथ सेज जो था इकोनॉमिक जोन, इसकी स्थापना भी 1998 में ही क्या करता है, चाइना करता है। ठीक है, उसके बाद 2001 में इसने क्या किया, इसने विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया। कौन शामिल हो गया, चाइना शामिल हो गया। और जब ये विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ तो इसके साथ ही इसने एक घोषणा करी कि अब जो चीन है वो पूरी तरीके से विश्व के साथ व्यापार करने के लिए रेडी है। ठीक है, और अपने आर्थिक और राजनीतिक विकास में एक बड़ा कदम इसने यहाँ पर 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल होकर उठाया। तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद अब जो चाइना है उसके पास विदेशी मुद्रा का काफी अच्छा भंडार है, जिसकी वजह से वो विदेश के अलग अलग देशों के साथ विश्व में व्यापार कर सकता है। ठीक है, अब ये था आपका आज का टॉपिक, जिसमें हमने आसियान के बारे में और चाइना के सुधारों के बारे में बात करी थी। लेकिन अभी चाइना रहता है, इसमें हम बात करेंगे चाइना के भारत के साथ कैसे संबंध हैं। ठीक है, और इनका इफेक्ट क्या पड़ा, इन सुधारों का इफेक्ट क्या पड़ा चाइना में। ठीक है, उसके अलावा जापान और
कोरिया का टॉपिक भी थोड़ा सा रहता है, तो ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है और इसमें ज्यादा डाटा और फैक्ट्स हैं, इसीलिए इसमें आपके 3 से 4 वीडियोस जा सकती हैं, लेकिन वीडियोस ज्यादा बड़ी नहीं है, आप इजीली इसको देख सकते हैं। तो ऐसी और वीडियोस के लिए आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस चैनल को पहुंचाना है, वीडियो को लाइक करना है, आपके डाउट्स और आपकी क्वेरीज को कमेंट डाउन करना है। ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।